अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज का लेसन जो है 39 है और ये भी आप लोगों के क्विज़ के लिहाज से और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज रिव्यू पंक्चुएशन सेकंड है। जो लेसन नंबर 38 था उसमें पंक्चुएशन हमने स्टार्ट की थी, पीरियड्स और कॉमास को कवर किया था। पीरियड्स मतलब फुल स्टॉप और कॉमा को कवर किया था। टोटल पंक्चुएशन मार्क्स 12 हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको अगर पेपर में आता है तो मेरी आवाज़ जो है रिकॉल होके आपको याद आ जाए कि टोटल पंक्चुएशन मार्क्स 12 हैं, 12 हैं। दो आपने 38 लेसन में कवर किए हैं, पीरियड एंड कॉमा मतलब फुल स्टॉप और कॉमा। बाकी जो 10 हैं वो आज आपने कवर करने हैं इस लेसन में। लेसन है 39 और पहला जो टॉपिक है वो आप लोगों का है कॉलन्स। कॉलन क्या होते हैं आपको मैंने आगे मार्क भी दे दिए कि कॉलन कैसे होते हैं। दो फुल स्टॉप जो होते हैं आपके वो कॉलन्स कहलाते हैं। आपने कॉलन्स किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने हैं, क्या पर्पज़ होता है वो देख लें। टू इंट्रोड्यूस एंड एम्फसाइज लिस्ट, आपने कभी जो है लिस्ट में एम्फसाइज देना हो, बहुत ज़्यादा उस पर जोर देना हो तो आपने क्या करना है, कॉलन्स लगाने हैं। कोटेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस एंड सर्टन अपोजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो है कवर करवा रही हूँ, ये देख लें। उन्होंने लिखा टू सेट ऑफ एंड एम्फसाइज लिस्ट। अगर आपने लिस्ट को एम्फसाइज करना है, बहुत ज़्यादा उस पर जोर देना है तो आपने कॉलन्स लगाने हैं। इसमें दो उन्होंने चीज़ें दे दी हैं आपको, वो देख लें। द मार्केट फॉर फोटोवोल्टेक पावर सिस्टम्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। इंट्रूजन अलार्म्स, फ्लड मॉनिटर्स, कैलकुलेटर्स एंड टेलीफोन कॉल्स बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पे जो देख लें कॉलन उन्होंने यूज़ किया, ये आपने जो आइटम्स बताए हैं वो फुल स्टॉप के साथ चलेंगे क्योंकि आपने आइटम्स को अलहदा डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले भी मैंने कहा था कॉमर्स के टॉपिक में कि आपने कॉमर्स तब लगाने होते हैं जब आपने सारी चीज़ों को अलहदा करना हो। मैंने अम्मी की मिसाल दी थी कि अम्मी कहती हैं जाओ बेटा बाज़ार से जो है दूध, दही, पत्ती, चीनी वगैरह लेके आओ। तो ये सारे जो आइटम्स अम्मी ने गिनवाए थे या लेके आने बाहर से, उनके दरमियान में आपने कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। और जो आइटम्स अम्मी ने कहा, ठीक है, उसके आगे जो है कॉलन लगेगा और आगे जो है आइटम्स आपके लिखे जाएंगे। और लिख दिया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, वही चीज़ है कि द मार्केट फॉर फोटोवोल्टेक पावर सिस्टम्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स के बाद आपका फिर सेमीकोलन आएगा और आइटम्स जो हैं वो नीचे अलग-अलग उन्होंने एक एक लाइन पे लिख दिए। Begin each element of list series or phrases with lower case letters, ठीक है। आप वैसे तो आपको मैंने कैपिटलाइजेशन वाले टॉपिक में लेसन 40 में बताया था, वो पहले कवर करवाया था, इसलिए कि आपने जब भी नया सेंटेंस या नई लाइन पे बात लिखनी है तो उसको आपने कैपिटल करना है। लेकिन यहाँ पे आपने आइटम्स के नाम जो है वो कैपिटल नहीं करने, लोअर केस से ही चलना है, स्मॉल लेटर्स ही लिखने हैं। टू सेट ऑफ एंड एम्फसाइज कोटेशन, आपने कभी कोई कोटेशन लिखनी हो एज इट इज़। कोटेशन क्या होती है, जैसे एक इंसान ने बात बोली है एज इट इज़, उसमें एक वर्ड जो है ना उसका भी रद्द बदल नहीं होना चाहिए, वो आपकी कोटेशन होती है। और कोटेशन जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है, ये दो और ये जो एंड पे दो लगे हैं, इनको जो है कोटेशन मार्क्स ही कहते हैं, ठीक है। जब आपने कोटेशन लिखनी है कोई ना कोई, तो जिसने बोली है द कॉन्ट्रैक्ट रीड्स, ठीक है ना, मतलब जिसका आप रेफरेंस ले रहे हो उसके रेफरेंस देने के बाद आपने सेमीकोलन यूज़ करने हैं और उसके बाद जो चीज़ जैसी कही गई है वैसे ही यूज़ करनी है। और अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं या इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हैं तो उसके अंदर आपने कोटेशन मार्क के अंदर फुल स्टॉप लगाना है। याद आया लेसन नंबर 38? कोटेशन मार्क के अंदर आपने फुल स्टॉप लगाना है और शायद पैरेंथेसिस था, उसमें आपने पैरेंथेसिस लगा के फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट उन्होंने एक और एग्जांपल दे दी है आप लोगों को, वो कह रहे हैं टू सेट ऑफ एंड एम्फसाइज एक्सप्लेनेशंस एंड अपोजिशनल एलिमेंट्स, मतलब आपको उन्होंने तीनों की एग्जांपल दे दी है पहले ही पॉइंट के। आपने इंट्रोड्यूस क्या करना है, एम्फसाइज लिस्ट करना है, कोटेशन मार्क्स और एक्सप्लेनेशन देनी है, या
अपोजिशनल एलिमेंट लगाने हैं। इनको देख लें अब। इन डिजाइनिंग द टैकोमीटर द टीम फर्स्ट पोज्ड अ क्वेश्चन, ठीक है। जो डिजाइनिंग है टैकोमीटर का, उसमें टीम जो है वो एक क्वेश्चन पोज करती है। क्वेश्चन क्या है, उसके आगे कॉलन लगा दिया है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, सॉरी सेमी नहीं कॉलन है। व्हाट ऑपरेशंस आर नीडेड इन ऑन द इनपुट सिग्नल इन ऑर्डर टू जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट, और आगे जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अपोजिशनल एलिमेंट या एक्सप्लेनेशन के लिए आपने कॉलन यूज करना है। अच्छा, सेकंड ये वाली जो बात है ये आपको पता होगा, टू एक्सप्रेस रेशियो। जब हम लोग रेशियो मैथ में रेशियो लिखते होते थे तो उसके लिए 2 डॉट ऐसे ही लगा के हम लोग रेशियो को शो करते होते थे, तो इसको कॉलन कहते हैं, और कॉलन जो है हम लोग रेशियोज में एक्सप्रेस करते हैं। इसका उन्होंने देख लें लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेस रेशियो द रेशियो ऑफ ड्रैग टॉर्क टू बियरिंग फ्रिक्शन टॉर्क कैन नॉट एक्सीड 3:1। इसको हम लोग ऐसे जब लिखेंगे तो ये क्या है, इसको पढ़ेंगे 3:1, जबकि हमें पता है कि इस जो आपके पंक्चुएशन मार्क का नाम है वो कॉलन है। मुझे भूल गया था, मैंने कहा ऊपर से देख लूं। अच्छा, दी एंटी GAP 43, एंटी MAP2 एंड एंटी synaptophytes in antibodies were diluted 1:1000, 1:30 and 1:100 respectively। मतलब तीनों के अलग अलग उन्होंने रेशियोज दे दिए। आपको समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम लोग रेशियोज का वर्ड यूज करते हैं तो रेशियो में कॉलन्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, ये भी चीज आपको पता है, टू सेपरेट नंबर सिग्निफाइंग डिफरेंट nouns such as in separating units of time or elements in a bibliographic situation भी है, quotation भी है। इसको देख लीजिएगा वर्ड को। आपने क्या करना था, जब हम लोग टाइम लिखते हैं 3:15, तो उसमें भी जब हम लोग टाइम लिख रहे हैं तो किसका यूज करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ टाइम द मेन थ्रस्टर इंजन्स इग्निएटेड है, ये इग्निएटेड है, इसको देख लीजिएगा वर्ड को, एट 7:05 AM, ठीक है। तो 7:05 है, तो इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक कॉलन लगा दिया। थर्सडे March 16, 3:21, आगे फिर जो है कॉलन लगा के 41:19, 44, 1995, ठीक है। मिनट, सेकंड और आवर्स का डिफरेंस जो आता है वो उन्होंने लिख दिया, लेकिन रेखा रेशियो में और रेशियो कॉलन कहलाती है। टू सेपरेट एलिमेंट्स इन अ किटेशन इन सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल। अगर हम लोगों ने कभी कोई डॉक्यूमेंट लिखने हो, उनमें भी टाइम वगैरह या जर्नल्स वगैरह को चेंज करना हो, तो उसमें भी हम लोगों ने यही कॉलन्स यूज करने होते हैं। लास्ट है आप लोगों का टू सेपरेट टाइटल्स फ्रॉम सब टाइटल्स। जब आपने सेपरेट करना होता है टाइटल्स को सब टाइटल से, तब भी आपने यही कॉलम्स जो है यूज करने होते हैं। टाइटल्स फ्रॉम सब टाइटल्स मतलब जब हम लोग कहते हैं कि मेन आपका टॉपिक जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स था, उनका हम लोग आगे जो है ये इतनी जो डिटेल में आपको दिए ये सब टाइटल्स हैं। इनको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1.1, 1.2 और उसके आगे जो है हम लोग ने कॉलन लगाने हैं। सेमी मतलब हाफ, आधा आपका कॉलन है और आधा आपका कॉमा है। यूज सेमी कॉलन्स टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट हैव कॉमा इन देम। आप ये जो है सेमी कॉलन वाली लाइन इसको किस में देखेंगे, कॉमा सप्लाइज में जो लेसन था आपका, उसमें भी यही था कि आपके जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो अलग-अलग बातें हो रही हैं, उसमें आपने जो है सेंटेंस में कॉमा नहीं लगाना, वो कॉमा सप्लाइज का एरर हो जाएगा। आपने क्या करना है, या तो उसको अलग करके फुल स्टॉप लगाना है या आपने सेमी कॉलन यूज करना है। ये देख लें, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। द सिस्टम हैज 3 बीम लॉन्चर्स, ठीक है। अब उनको क्या किया दिया उन्होंने, सेमी कॉलन लगा दिया। 2 आर इन द 2 ट्यूब कंटेनर, कॉमा,
फिर आ गया, एंड वन इज इन द ओपी रिसीवर। मतलब 3 बातें हैं, 3 बातों में 2 जो है उन्होंने कवर करनी है, और दोनों के जो स्टार्ट में उन्होंने सेमीकोलन यूज़ किया, और 2 बातों को जब अलग-अलग किए तो कॉमा यूज़ कर लिया, कि 2 जो हैं उनमें से ट्यूब कंबाइनर है, और जो एक है वो ओपी रिसीवर है। 3 बीम में से 2 जो है वो ट्यूब कंबाइनर है और एक ओपी है। तो इनको उन्होंने इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जारी बात है, सारी अलग-अलग बातें हैं, तो उनको इन्होंने सेमीकोलंस और कॉमा के मदद से अपनी बात क्लियर की है। तो सेपरेट सेंटेंस एलिमेंट्स विद कॉमास, आपने अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमास के साथ सेपरेट करना होता है। ये तो हमें भी पता है कि जितने भी वर्ड्स हम लोग लिखते हैं उनको मिक्सअप करने से बेहतर है कि हम लोग सेपरेट करके कॉमा बीच में लगा दें। वो कह रहे हैं इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ जर्नल्स, बुक्स, न्यूज़ लेटर्स एंड मैनुअल्स। ठीक है, आपका सेमीकोलन आ गया, आपने क्या किया, सेंटेंस को सेपरेट किया। अब आगे क्या हो रहा है, लेटर कॉमा वर्ड्स कॉमा टर्म्स एंड इक्वेशन सिंबल्स। फिर आपका सेमीकोलन यूज हुआ। फॉरेन वर्ड्स कौन से होंगे, एंड नेम्स ऑफ स्पेसिफिक वेसल्स। मतलब क्या हुआ कि आपने सेमीकोलंस वहां पे लगानी है जब आप अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ ऐड करनी है वहां पर आपने सेमीकोलन यूज करना है, और जो बात कर रहे हैं अगर वो बात 2-3 पॉइंट्स में है तो उनको अलग-अलग करके बीच में कॉमा यूज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जो है वो सिंपल, आपको अगर मैं कहूँ तो क्या होता था। अच्छा, ये लेसन थोड़ा सा लंबा होगा तो उसके लिए पहले ही माजरत, क्योंकि आपका ये लेक्चर जो है वो लंबा रिटन फॉर्म में ही इतना है, तो कोई चीज़ अगर मैं छोड़ती हूँ तो फिर बाद में कहा जाएगा नहीं आपने ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, तो लेक्चर लंबा होने के लिए पहले से माजरत। क्वेश्चन मार्क के चलते हैं, हमने जब भी अपना जो है यूज़ अ क्वेश्चन मार्क टू एंड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी हमने कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम लोग उसमें क्या कहते होते हैं। इसको मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगी, सिर्फ सिंपल बात, जब हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, वाई, व्हाट, वेयर, और डब्ल्यू से कौन से होते हैं, whom, whose, why, ये वाले वर्ड्स जो यूज़ करते हैं इनके लास्ट पे हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में अब नहीं कर रही। एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क कहते होते थे हम लोग पहले, ये आपका मैंने आगे साइन डाल दिया है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग दोनों में हम लोग यूज़ करते थे। आपको भी याद होगा जब हमें ना एक सिंपल हमारे जो टीचर्स एक्सक्लेमेशन पॉइंट में या एक्सक्लेमेशन मार्क में चीज़ समझाते होते थे, वो क्या होता था कि हुर्रा वी वॉन द मैच, अल्लाह ही इज़ डेड, और ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो इमोशन है ना, हुर्रा और अल्लाह, वो इमोशन है, तो उसके आगे जो है हम लोग एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन मार्क डालते होते थे। तो वही चीज़ याद रखनी है, यूज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट ओनली टू एंड वार्निंग और कॉशन स्टेटमेंट और टू ऐड स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वही बात है जो आपको सिंपली मैंने बता दिया, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। फॉर अदर पर्पसेज यूज़ अ पीरियड और क्वेश्चन मार्क। इनके अलावा आपने क्या करना होता है, पीरियड या क्वेश्चन मार्क यूज़ करना होता है। अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है, हम लोगों ने कब यूज़ करना होता है, टू फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस हम लोग 3 टाइम पे लगाते हैं। एक तो पहले ये है कि हमने जब कॉन्ट्रैक्शन में चीज़ लेनी हो, वो क्या कहते थे, अलीज पेंसिल, ठीक है ना, तो अली की पेंसिल लिखने के बजाय अलीज पेंसिल लिख सकते हैं, लिख देते होते हैं। तो अली के आगे जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो अलीज जो है कॉन्ट्रैक्शन में चला गया, हमारा जो सेंटेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोटा हो गया, कुछ किसी हद तक कमी आ गई है। और पोजेसिव नाउन वही, पोजेसिव केस भी वही चीज़ है कि आपने उनको अपॉस्ट्रोफी या एस के साथ जो है जाहिर करना है। ऑप्शनली क्या है, अपॉस्ट्रोफीज में आल्सो बी यूज्ड इन द प्लूरल्स ऑफ एब्रिविएशन एंड नंबर्स। ये आपने याद रखना है कि हम लोग अपॉस्ट्रोफीज जो हैं वो जब हम लोग ने एब्रिविएशंस लिखनी होती हैं या नंबर्स लिखने होते हैं, जब जैसे हम लोग कहते हैं 3C
तो 3 जो है उसके साथ एस लगा देते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ और आगे सी लिख देते हैं कि मतलब 3 सी हम लोगों ने यूज़ किए हैं। या एब्रिविएशंस को यूज़ करनी होती है, एड्स, ठीक है ना, तो एड जो है वो एक सिंबल है और आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, ना भी लगाएं तो हमारा वो जो एड्स वर्ड है वो पूरा होता है, ठीक है। तो प्लूरल ऑफ एब्रिविएशन, हम लोगों ने जब एब्रिविएशन को प्लूरल बनाना हो तब हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। Form the possessive of singular noun and infinitive pronouns and of plural nouns that do not end in s by adding apostrophe s। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग कोई नाउन ले रहे हैं उसमें एंड ही वो एस से हो रहा है तो हम लोगों ने क्या करना है, उनको प्लूरल नाउन बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफीज एस नहीं लगा सकते। ये कुछ बातें थी अपॉस्ट्रोफीज के हवाले से। अपॉस्ट्रोफीज एस मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि आपको समझ आ जाए। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क क्या है कि आपने कोई ऐसी बात जो एज इट इज़ बोलनी है उसको आपने 2 इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है और उसका जो जब आपकी बात ख़त्म हो जाएगी तो पॉइंट या फुल स्टॉप जो है कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना है। अनलेस द डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल यू आर फॉलोइंग स्पेसिफाइज अदरवाइज यूज कोटेशन मार्क्स। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने आपको बताया हुआ तो आपने वही फॉलो करनी है, अगर नहीं तो आपने ये कोटेशन मार्क्स के लिए कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। वो कह रहे हैं टू एनक्लोज द नेम्स ऑफ आर्टिकल्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड अदर ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स सिटेड इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। टू इंडिकेट डायरेक्ट कोटेशन ऑफ स्पीच आर एक्सक्रिप्ट्स फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स। आपने अगर कोई चीज़ अपनी जो है इनडायरेक्टली किसी से ली है, खुद कोटेशन नहीं दे रहे, किसी और की बात आपने कोट करनी है तो उसको एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी का आर्टिकल का नाम आप दे रहे हैं, किसी की शॉर्ट रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो जो चीज़ जैसी आपने एक चीज़ देखी है उसको एज इट इज़ आपने अगर लिखना है तो कोटेशन मार्क में होगा। कायदे आज़म का कोई फरमान लिख रहे हैं या कुछ और है तो वो भी आपने कोटेशन मार्क में लिखना है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बंदे ने बात कही है और उसको हम लोगों ने स्पेसिफिक ही रखना है। तो वो स्पेसिफिक कैसे होगा, कोटेशन मार्क के अंदर जब हम लोग बात रख देंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डू नॉट पुट कोटेशन मार्क अराउंड आ कोटेशन इन ब्लॉक फॉर्म that is intended to set is off from the main text। अब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप कोटेशन मार्क्स जो है, कोटेशन जो भी आपने लिखी है उसको एक ब्लॉक में रखेंगे और उसको ब्लॉक को जो है आपने कोटेशन फॉर्म में रखना है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ आप एक कोटेशन लिख रहे हैं तो उसको कोटेशन मार्क में ही रखना है, ब्लॉक्स में कोई भी आगे और चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी। अवॉइड यूजिंग कोटेशन मार्क्स फॉर एम्फेसिस, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी बात पे जोर देना है तो उसके लिए आपने कोटेशन मार्क यूज़ करना है। नेक्स्ट है टू एनक्लोज द नेम्स ऑफ आर्टिकल्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स एंड अदर ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स। ये जो आपको फर्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया था उसको एक्सप्लेन करें। द सोर्स ऑफ द डिज़ाइन इंफॉर्मेशन इन इज़ द 1982 आर्टिकल, ठीक है। ये देख लें, उन्होंने एक सोर्स बताया हुआ आपको और 1992 का आर्टिकल है। उसको जब बात करें वो कह रहे हैं बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट ऑन टर्बाइन एयरफॉयल सक्शन सरफेसेस। ये आपका उन्होंने कर दिया कोटेशन में क्योंकि ये उनकी आर्टिकल का ही हिस्सा था। नेक्स्ट उन्होंने कुछ और बात करनी है, कॉमा लगा दिया है, विच अपीयर्ड इन द जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग फॉर पावर, और आखिर में आपका आ गया फुल स्टॉप। ये था, उन्होंने कुछ एग्जांपल आपको दे दी। हाइफन और जो चीज़ है आपकी, किधर था वो नाम मुझे भूल गया, हाइफन के साथ था डैश, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, मतलब इसके सिंबल्स एक हैं। इनको देख लें कि अब क्या करना है। बड़ा मज़े का है ये हाइफन वाला। वैसे यूज़ हाइफन्स टू लिंक, आपने हाइफन्स कब यूज़ करने होते हैं, एक तो आप जब प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तब आपने हाइफन यूज़ करना होता है डैश लगा के। जैसे सब ऑर्डिनेट लिखना है तो सब जो है आपका अलहदा से वर्ड है और ऑर्डिनेट आपका अलहदा है, तो उसके दरमियान में आपने हाइफन लगाना है। लेटर्स अगर आप लोग लिख रहे हैं
लेटर 1 लेटर 2 जब हम लोग करते हैं तो उसके दरमियान में भी हाइफन यूज़ होता है। एंड नंबर्स विद नाउन, वो नंबर्स जो नाउन के साथ हों उनमें भी हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? वो नाउन हम लोग, नाउन क्या होता है? इसम होता है, इसम ही होता है ना नाउन, हाँ जी, नेम, किसी भी चीज़ का नेम, उनको जब आप कंबाइन करोगे तो एक कंपाउंड नाउन बनेगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, कप और बोर्ड, ठीक है। कप अलहदा नाउन है, बोर्ड अलहदा है, उन दोनों को जब कंबाइन किया तो एक कंपाउंड बन गया आपका कबर्ड, ठीक है। बेड अलहदा नाउन है आपका, रूम अलहदा है, इनको जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बेड रूम, ठीक है। अगर हम लोग डैश बीच में लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग इसको सेपरेट कर रहे हैं या एक ही कंपाउंड नाउन ले रहे हैं। कंपाउंड मॉडिफायर्स हैं और स्पेल आउट नंबर्स, जब हम लोगों ने कोई नंबर्स को स्पेल आउट करना होता है तब भी हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं। आल्सो यूज़ हाइफन फॉर दी फॉलोइंग पर्पसेस। आपने हाइफन और किसके लिए यूज़ करना है? वो तो सिंपल था कि आपको पता है, लेकिन यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स। वही बात है कि कप बर्ड, ठीक है ना, तो उसको जब अलग-अलग करेंगे तो वो अलग-अलग चीज़ पता चलेगी कि हाँ जी एक कप है और एक बोर्ड है। लेकिन जब हाइफन यूज़ कर दिया तो कबर्ड एक कंपाउंड नाउन बन गया, हमें पता चल गया कि दोनों मिला के एक वर्ड हम लोग बोल रहे हैं कबर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलहदा वर्ड है और बोर्ड अलहदा है, तो उसको जब हम लोग कंबाइन करके हाइफन के साथ यूज़ करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं, ना कि ब्लैक अलहदा और बोर्ड अलहदा। टू डिवाइड वर्ड्स, वही चीज़ है कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वर्ड्स को, अगर हाइफन लगा दें तो अलग-अलग चीज़ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस टू और थ्रू बिटवीन टू लेटर्स और नंबर्स, नंबर्स के दरमियान में भी हम लोग लगा सकते हैं, नीचे आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। फॉर स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन, अब देख लें, टू लिंक सर्टेन प्रीफिक्सेस, सफिक्स, लेटर्स एंड नंबर्स विद नाउन। पहला जो ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ था उसको देख लें, उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया आपके लिए। यूज़ हाइफन्स टू कनेक्ट सर्टेन प्रीफिक्सेस टू नाउन, ठीक है। आपने किसी नाउन के साथ कुछ प्रीफिक्सेस लगानी है तो आपने हाइफन यूज़ करना है। हाफ एन आवर कहते होते हैं, हाफ, जो भी वर्ड आप आगे यूज़ कर लें नाउन में, तो आपका प्रीफिक्स के साथ जब भी आप कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो दरमियान में आपने हाइफन लगाना है। इन मोस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाइल्स द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूजुअली फॉलोड बाय हाइफन, ठीक है। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप जब भी प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, मतलब वर्ड के स्टार्ट में कुछ लगाएंगे, तो आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है। हाउएवर साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग स्टाइल ओमिट द हाइफन बिटवीन मोस्ट प्रीफिक्सेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो हैं साइंटिफिक राइटिंग में या टेक्निकल राइटिंग में हम लोग हाइफन को ओमिट भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, स्पेशली प्रीफिक्सेस दैट आर नॉट वर्ड्स देमसेल्फ। और वो वाले कब हम लोग ओमिट करते हैं हाइफन को? जब हमें पता हो कि ये वर्ड जो है अगर हाइफन लगाए बगैर भी पढ़े तो एक ही चीज़ बनेगी, डबल मीनिंग नहीं रखती। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस दैट नॉर्मली आर not followed by a hyphen is adopted from scientific style and formatted by Council of Biology editors। देख लें, यूरो, आफ्टर, एंटी, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आपके अगर हाइफन के बगैर हम लोग यूज़ करें तब भी आपका वर्ड एक ही बनेगा, ठीक है। मल्टी पल, ठीक है ना, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी वर्ड देख लें, अगर इसका हाइफन लगा भी दें तब भी एक ही वर्ड बनेगा बायोलॉजी। अगर हाइफन लगाते हैं, हटाते हैं तब भी एक ही वर्ड है, ये देख लीजिएगा, हटाना लगाना मैं मिक्स तो नहीं करके। बायोलॉजी अगर हाइफन के साथ आता है या हाइफन के बगैर आता है तो वर्ड जो है एक ही बनेगा, बायोलॉजी। हमारे माइंड में वर्ड एक ही है। तो ये होते हैं आपके साइंटिफिक स्टाइल्स में। कभी कभी हम लोग हाइफन लगा छोड़ भी सकते हैं लगाना। व्हेन एडिंग अ प्रीफिक्स टू अ नाउन फॉर्म होमोग्राफ अ वर्ड विद टू मीनिंग, वही बात अब उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। यूज अ हाइफन फॉर क्लैरिटी, मैं पीछे कह रही थी कबर्ड, ब्लैक बोर्ड और ये सारी चीज़ें, इन्होंने एग्जाम्पल दे दी है। मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर हाइफन के बगैर लिखेंगे तो हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई जो है वो साइन है मैथ का, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई, मल्टी अलहदा वर्ड हो गया, अप्लाई अलहदा हो गया। रिकवर जो है और रिकवर दोनों वर्ड्स अलहदा अलहदा, आपके मीनिंग भी अलहदा अलहदा होंगे।
ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यूज हाइफन्स टू कनेक्ट नंबर्स और लेटर्स यूज एज प्रीफिक्सेस टू अ नाउन। ठीक है, नंबर या लेटर आप लोग जब यूज करते हैं, इसको देख लें, ये बहुत अब सिंपल हो गया। हम लोगों ने हाइफन तब भी यूज करना होता है जब हम लोग किसी नाउन के साथ नंबर लगा दें या लेटर लगा दें। अब लेटर क्या है, A to Z जो अल्फाबेट्स हैं वो लगा दें, या आप नंबर्स लगा दें। तो ये देख लें, उन्होंने लिखा हुआ टी सेल, ठीक है ना। तो टी सेल जो है अगर हाइफन के बगैर लगाएं तो टी सेल एक वर्ड भी बनता है, और अगर हाइफन के साथ लगाएं तो टी अलग हो जाएगा, सेल अलग हो जाएगा। टी शर्ट, ठीक है ना, उनका भी यही वो है कि अगर हम लोग नाउन लगा रहे हैं तो उनके साथ कोई नंबर या लेटर लगा रहे हैं तो उनमें हाइफन हम लोगों ने लगाना है। यूज हाइफन टू कनेक्ट एनी प्रीफिक्स टू कैपिटलाइज नाउन। ठीक है, जब भी हम लोगों ने कोई नाउन यूज करें, ये देख लें, प्रीफिक्स क्या होता है, बाद में लगने वाला शायद। तो पोस्ट न्यूटनियन यूनिवर्स या एक्स सोवियत साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया नाउन का वर्ड और उसको जो है अपना प्रीफिक्स में यूज कर लिया और हाइफन के साथ। इन मोस्ट केसेस डू नॉट प्लेस अ हाइफन बिफोर अ सफिक्स। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग सफिक्स में हाइफन नहीं लगाते। तो वो क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हाइफन लगा दें तब भी एक ही वर्ड बनेगा, हाइफन ना लगाएं तब भी एक वर्ड बनेगा। इलेक्ट, ठीक है ना, इलेक्ट में सेलेबल्स 2 यूज हो रहे हैं। सेलेबल्स का दोबारा जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम में मुझे 3 MCQs जो क्विज है ना वो सेलेबल्स के आए थे। तो सेलेबस क्या होते हैं, आपकी ज़ुबान का जो उलटना होता है, जितनी बार आपकी ज़ुबान पलटती है। तो सेलेबल्स इलेक्ट में 2 हो गए। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग हाइफन यूज़ भी करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट एक ही चीज़ है और एक ही रहेगा। टाइप, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। टाइप जो है, टाई और अलग कर दें हाइफन लगा के, तब भी आपका जो है टाइप ही बनेगा वो। टू लिंक कंपाउंड नाउन्स, आपको कंपाउंड नाउन मैंने बताया था, कबर्ड, बेडरूम, और कौन से होते हैं मुझे बताइएगा ज़रा आप। 2 मुझे कंपाउंड नाउन आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। यूज अ हाइफन टू लिंक कंपाउंड नाउन। आपने कोई कंपाउंड नाउन को अगर लिंक करना है तो उनमें हाइफन आपने यूज करना है, स्पेशली व्हेन द लैक ऑफ हाइफन वुड चेंज द मीनिंग ऑफ देम। और तब तो आपने लाजमी यूज करना है हाइफन जब आपके जो मीनिंग है वो नाउन्स में चेंज हो रहे हो। अब लाइट ईयर जो है वो देख लें, द फर्स्ट टर्म इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लाइट ईयर, ठीक है ना। लाइट ईयर क्या होता है, मैं खुद भूल गई हूँ। नॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना, टाइम के लिहाज से नहीं है, सिर्फ एक मेजरमेंट है कि लाइट ईयर में आप पता नहीं एक दिन ज़्यादा होता है कि क्या होता है, मेरे जहन में नहीं है, मुझे भूल गया। गलत बताने से बेहतर है कि मैं आपको ना बताऊं, आप लोग खुद बताइएगा कि लाइट ईयर क्या होता है। और जो सेकंड पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, लाइट अलग है, ईयर अलग है, तो उसका मतलब क्या है, मे इंडिकेट अ ईयर दैट इज़ नॉट हैवी, ठीक है, वो ईयर जो हैवी ना हो, लाइट हो। तो अगर हाइफन लगा देंगे तो आपका नाउन या बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। टू लिंक कंपाउंड मॉडिफायर्स, आपके मॉडिफायर्स जो हैं उनको कंपाउंड मॉडिफायर्स को लिंक करने के लिए भी आपने हाइफन यूज़ करने हैं। ये देख लें, लेज़र अलाइनमेंट प्रोसेस, ठीक है, कंपाउंड मॉडिफायर कौन से हैं, प्लस नाउन। कंपाउंड मॉडिफायर है लेज़र अलाइनमेंट, ठीक है, लेज़र अलग वर्ड है, अलाइनमेंट अलग वर्ड है। आपका मॉडिफाई कर रहा है कि लेज़र जो है वो अलाइनमेंट है या अलाइनमेंट जो है वो लेज़र है, उसके साथ आपने नाउन यूज़ किया है प्रोसेस, और लेज़र अलाइनमेंट जो है मॉडिफायर प्लस नाउन है। द टू ट्यूब कंबाइनर, ठीक है, वो पीछे वर्ड आए थे, ये यूज़ हुआ था, द टू ट्यूब कंबाइनर। अब ट्यूब कंबाइनर भी हो सकते हैं। 2 ट्यूब कंबाइनर जो है वो बता रहे हैं कि आपको 2 जो हैं वो ट्यूब कंबाइनर्स हैं। वायर ग्रिड अपर्चर कैप, इसमें देख लें अपर्चर कैप फॉर अ वायर ग्रिड होगा, मतलब एक अपर्चर कैप है जो वायर ग्रिड के लिए। अगर हम लोग ये जो ग्रिड और अपर्चर में हाइफन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वायर कैप फॉर अ ग्राइडर अपर्चर। दोनों में क्या हुआ है कि हम लोगों ने सिर्फ हाइफन चेंज किया है, तो हमारा जो सेंटेंस का मतलब है वो
चेंज हो गया। और यही हमारा कहने का मतलब है कि आपको जहाँ पर लगता है कि आपने बात जिस लिहाज से कर रहे हैं उसी लिहाज से आपने अपनी बात क्लियर भी करनी है। टू लिंक स्पेल आउट नंबर्स, जब आपने नंबर्स को लिखना होता है, स्पेल आउट का मतलब क्या है, जब आपने उनको इन टर्म्स ऑफ वर्ड लिखना है, स्पेल आउट करना है, तब भी आपने जो है हाइफन यूज़ करना है। अगर मैं लिखती, ये इन्होंने एग्जांपल ली है 22 मूविंग पार्ट्स, ठीक है, अगर मैं 22 नंबर में लिखती 22 तो तब तो जो है आपने हाइफन नहीं यूज़ करना था, लेकिन जब TWENTY लिख दिया है तो 20 अलहदा हो गया और 1 अलहदा हो गया, इसमें आपने हाइफन यूज़ किया है। ये था आपका हाइफन। और नेक्स्ट भी कुछ है, टू डिवाइड वर्ड्स। ज़ाहिर बात है हम लोग वर्ड्स को ही डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो सेलेबल्स होते हैं वही आपके डिवीजन ऑफ वर्ड्स हैं और उसमें हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं। मैंने एग्जांपल भी शायद सेलेबल्स में कंप्यूटर की दी थी, कंप्यूटर, ठीक है, तो कम जो है वर्ड अलहदा हो गया है, हाइफन लग गया, पीयू अलहदा हो गया और हाइफन लगा के टर अलहदा हो गया। इसमें डिवाइड वर्ड्स बिटवीन सेलेबल्स, आप वर्ड्स को सेलेबल्स में डिवाइड करोगे और जितने सेलेबिफिकेशन होगी उतनी ही आपने उसमें हाइफन लगाने हैं। ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, डिवाइड बिटवीन द कंपाउंड पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड वर्ड्स, वही लाइट ईयर कंपाउंड, दो चीज़ें, दो नाउन्स जो हैं जिसको आप कंबाइन करके एक नाउन बनाते हैं, उनके दरमियान में आपने हाइफन लगाना है। डिवाइड आफ्टर अ प्रीफिक्स आर बिफोर अ सफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स के आफ्टर बाद में और सफिक्स से पहले जो है आपने वर्ड्स लगाने हैं, उनमें भी आपने हाइफन यूज़ करना है। डिवाइड अ वर्ड आफ्टर एनी टू लेटर सेलेबल विद इन अ वर्ड बट डू नॉट डिवाइड अ वर्ड बिफोर अ फाइनल 2 लेटर एंडिंग। आपने जब भी हाइफन यूज़ करना है 2 लेटर सेलेबल्स को कर रहे हैं तब भी आपने हाइफन यूज़ करना है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप फाइनल टच की तरफ जा रहे हैं, मतलब एंडिंग पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप 2 लेटर्स को डिवाइड कर दें। इसका मैं एग्जांपल दूंगी, छोटे बच्चे जो होते हैं अगर उनका जो है ना काम पूरा ना आ रहा तो उन्होंने वर्ड लिखना है बिब्लियोग्राफिक, तो उनकी जो है जगह कम बच गई है ऊपर वाली लाइन पे जिस पे बिब्लियो लिख देते हैं और ग्राफिक जो है वो नीचे लिख देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना, आपने 2 लेटर्स जो एंडिंग पॉइंट पे हैं उनको अलहदा हाइफन के थ्रू सेपरेट नहीं करना। नॉट डिवाइड अ वर्ड इन विच द पार्ट बीइंग द नेक्स्ट लाइन विल अपीयर टू बी अ सेपरेट वर्ड। वही बात दोबारा कर दी कि आपने एक वर्ड जो सिंगल वर्ड है उसको सेपरेट लाइन पे अलहदा अलहदा हाइफन यूज़ करके नहीं। लेक्चर लंबा हो रहा है। डू नॉट डिवाइड द लास्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ और पेज। वही तीनों बातें उन्होंने सेम की हैं, सिर्फ आपके पॉइंट्स ज़्यादा कर दिए। टू स्टैंड फॉर, टू आर थ्रू बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स। आप अगर कहते होते हैं कि आपने इस पेज से इस पेज तक अपना टेस्ट है या आपने पेज नंबर 22 से 23 तक रीड करके आना है, तो जो वर्ड यूज़ होता है वो हम लोग 2 लगाते हैं, TO2, ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक। और अगर आप 2 नहीं लगाना चाहते ज़्यादा जल्दी में तो हाइफन यूज़ करेंगे। ये होता है आपका लेटर्स और नंबर के दरमियान में आपने जो लगाना है। स्पेशलाइज्ड यूजेस, अब स्पेशलाइज्ड यूजेस में वो कह रहे हैं कि हाइफन आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वहाँ पे हमारे हाइफन यूज़ होते हैं। ये उन्होंने एग्जांपल दे दिया, बिटवीन द स्पेल आउट नेम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट एंड द मैस नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक आइसोटॉप। जब हम लोग किसी का मैस नंबर लिख रहे होते कार्बन का 14 उन्होंने लिख दिया, तब भी हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं। और स्पेल आउट मतलब आपने जब किसी क्या नेम स्पेल आउट करना है, कार्बन पूरा जब लिखेंगे तो उसके साथ हाइफन लगा के आगे उसका मैस नंबर लिखा। अगर C लिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप हाइफन रिमूव कर सकते हैं। बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है उनमें भी आप हाइफन यूज़ करते हैं। हाइफन बहुत ज़्यादा लेंथी था और हाइफन आप यूज़ करते हैं सिर्फ अपने आसानी के लिए। सस्पेंडेड हाइफन का होते हैं, इफ़ ऑल यूनिट मॉडिफायर्स इन सीरीज
एंड विद द सेम टर्म। आपकी जो सीरीज है वो सेम टर्म्स के साथ एंड हो रही है। ये देख लें, उन्होंने लिखा हुआ द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। आपके लास्ट वाले वर्ड्स जो है वो ऑर्डर सेम आ रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, या तो फर्स्ट ऑर्डर का जो है फर्स्ट ऑर्डर के दरमियान में हाइफन लिख दें, सेकंड ऑर्डर के दरमियान में हाइफन लिख दें, थर्ड ऑर्डर के दरमियान में हाइफन लिख दें और अपनी बात कंप्लीट कर लें। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं फर्स्ट हाइफन कॉमा सेकंड हाइफन एंड थर्ड। ऑर्डर जो है तीनों में सेम है, तो ऑर्डर लास्ट में आपने एक में ही लिख देना है। तो ये आपका हाइफन था। डैश वही आपकी डैश है। यूज डैश स्पेयरिंगली टू इंडिकेट अब्रप्ट शिफ्ट इन थॉट and to set off or emphasize appositional or parenthetical word मैंने गलत बोल दिया, parenthetical elements or injections। आपने जब अपनी बात जो है एक वर्ड से दूसरी वर्ड के तरफ शिफ्ट नहीं करनी हो, जब आपने बात शिफ्ट करनी हो कि हाँ जी ये वाली बात मैं कर रही थी, आप आ जाओ, अब नेक्स्ट बात में आ रहे हैं, तो आपने डैश का यूज़ करना होता है। हाइफन कुछ और चीज़ था, डैश कुछ और चीज़ है। इन मोस्ट केसेस यूज कॉमा और पैरेंथेसिस इंस्टेड। आपने पैरेंथेसिस तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन कॉमा भी यूज़ करते हैं। आप डैश किधर किधर यूज़ करनी है वो देख लें। ऑल्दो वी हैव मेड दीज कमेंट्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू वाटर ओनली बिकॉज ऑफ our familiarity with water, all pure substance exhibit the same behavior। ठीक है, आपने सारी बात जो है वाटर की है, लेकिन आपकी बात एक जगह ख़त्म हुई है, दूसरी फिर शुरू हुई है, फिर तीसरी शुरू हुई है, तो आपने दरमियान में डैश लगानी है और अपनी बात कवर अप करनी है। इन टाइप राइटिंग documents you should use 2 hyphens with no space between or around them to form a dash। अगर हम लोगों ने टाइप करनी थी वर्ड में टाइप करना है, तो हम लोगों ने जब डैश लिखनी है तो जो हाइफन होते हैं उनको 2 दफ़ा टाइप करेंगे, बीच में गैप नहीं देना, तो ये आपकी डैश हो जाएगी। पैरेंथेसिस है और ब्रैकेट है, आपका लेसन ख़त्म हो गया। पैरेंथेसिस इस शेप की होती है। यूज़ पैरेंथेसिस टू एनक्लोज क्वालिफाइंग डिटेल दैट इज़ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस टू द मेन डिस्कशन। आपने एक डिस्कशन की है, उसमें जो मेन बात है वो तो आपने पैरेंथेसिस से बाहर रखनी है, लेकिन अगर सेकेंडरी बात कोई कर रहे हैं, उसके अलावा कोई बात कर रहे हैं, तो वो आपने पैरेंथेसिस में लिखनी होती है। यूज पैरेंथेसिस स्पेयरिंगली विद इन सेंटेंस, कॉमास ऑफन डू द जॉब बेटर। और आपने जब पैरेंथेसिस यूज़ करना है तो अपनी बात को अलहदा करने के लिए कॉमा यूज़ करना है, ताकि आपकी बात अलहदा हो जाए। मेन क्लॉज जो है या मेन आपकी जो डिस्कशन है वो अलहदा हो जाएगी, और आप कॉमा जब लगा लेंगे तो आपका पैरेंथेसिस या इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट बात, सेकेंडरी इम्पॉर्टेंस जिसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंस है, वो आपकी बात अलहदा हो जाएगी। Parentheses can also be used to enclose one or more entire sentence that add relevant but no essential detail to the main discussion। Parentheses आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आपके मेन डिस्कशन के साथ आपने जो रेलिवेंट मटेरियल देना है वो इतना ज़्यादा रिलेट ना करता हो, तब भी आप उसको पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। ब्रैकेट देख लें। यूज़ ब्रैकेट टू सेट ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। आपने ब्रैकेट्स तब यूज़ करने होते हैं जब आपने कोई एक्सप्लेनेशन देना हो अपनी बात का किसी रेफरेंस के लिहाज से। योर ओन कमेंट्स, आप अपने कमेंट्स भी जो है ब्रैकेट में लिखेंगे। करेक्शंस विद इन मटेरियल यू आर कोटिंग, आप कोई कोटेशन है उसमें कोई करेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपने जो मटेरियल करेक्ट करके लिखा है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, देख लें, उन्होंने एक एग्जांपल दिया। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, proton energy levels in the accelerator are consistently higher than expected। ठीक है, तो इसमें जो ब्रैकेट है, these comments were made before Brodier became aware of Lightman's experiment। ठीक है, लाइटमैन्स के एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो उन्होंने आपको एक बात बताई। एडम स्मिथ ने ये चीज़ कही थी, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में आ रही है वो आपने चेंज करके ब्रैकेट में लिख दी है।
unless the documentation style you are following specific, otherwise use the Latin term SIC in brackets to indicate that material in a quotation is incorrect. ठीक है, जब आपने कोई मटेरियल आपको पता चले कि वो करेक्ट है तो SIC लिख के एक ब्रैकेट में डालेंगे और अपना जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप मेंशन कर देंगे. यूज ब्रैकेट टू एनक्लोज पैरेंथियल मटेरियल दैट इज विद इन मटेरियल ऑलरेडी इन पैरेंथेसिस. आपने कुछ ऐसी बात करनी है जो ऑलरेडी आपके जो है उसमें मौजूद है पैरेंथेसिस में. तो आपने क्या यूज करना है, ब्रैकेट यूज करनी है और अपनी बात को क्लियरिफाई करना है. यूज ब्रैकेट टू इंडिकेट द आइसोटॉप ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल. ठीक है, कभी आपने किसी केमिकल का आइसोटॉप बताना है तो उसको भी आप ब्रैकेट में शो करेंगे. और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, फ्लावर ब्रैकेट या कुछ और नहीं है. अल्लाह हाफिज.